गौतम और नीलू की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। वे लोग शादी के बाद शिमला में एक किराए के घर में रहते थे। नीलू, मुझे ऑफिस के काम से 10-15 दिनों के लिए टूर पर जाना है। ओह, मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। जानती तो हो मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो गई है। तुम चाहो तो अपने मायके से किसी को बुला लो। मम्मी पापा इतनी ठंड में नहीं रह पाएंगे। भाई अभी पढ़ रहा है। खैर तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। नीलू, तुम दरवाजा मत खोलना, सावधानी बरतना, ठीक है? गौतम सुबह ही चला गया। उस दिन बहुत ठंड पड़ रही थी और रात को बर्फबारी भी हुई थी। थोड़ी देर के लिए धूप निकली तो नीलू कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकली। वो ताला बंद ही कर रही थी, तभी उसे खम्बे की आड़ में किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ी। ताला बंद करके जब वो वहाँ गई, कौन है वहाँ? ये कैसी मनहूस आवाज है, लगातार सिसकी ले रही है। तभी उसने देखा कि एक नीली आंखों वाली बहुत ही खूबसूरत सी लड़की रो रही थी, जिसकी आंखें रोने से लाल हो गई थीं। तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी बड़ी बड़ी वीरान आंखों से उसको देखती रही। नीलू जैसे ही उसके पास गई, वो वहाँ से गेट खोलकर बाहर चली गई। नीलू उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाकर गायब हो गई। आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों रो रही थी? उसकी सिसकियों में इतनी वेदना थी कि मन बेचैन हो गया। छोड़ो, मुझे क्या होगा, कोई मुसीबत का मारा। लेकिन फिर दिमाग से वो ख्याल को झटक कर सामान लेने के लिए चली गई। जब घर लौट कर आई तभी उसके बगल में रहने वाली मिसेस गुलाटी का फोन आ गया। हेलो नीलू, तुम कुछ बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप आ जाइए, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। नीलू बहुत खुश हो गई। मैं भी अकेली हूँ, आप आइए। वैसे भी वो अक्सर उसके घर आती रहती थी। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनके बच्चे स्कूल चले जाते तब वे थोड़ी फुर्सत में होती थी। जब भी आती 1-2 घंटे बैठी रहती। दोनों खूब सारे गप्पे मारते। जब मिसेस गुलाटी आई तब आज एक लड़की बाहर खम्बे की आड़ में रो रही थी। जब मैंने उससे कुछ पूछना चाहा तो चुपचाप चली गई। तभी से दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। तभी मिसेस गुलाटी के घर से फोन आ गया और वो चली गई। बात आई गई हो गई, लेकिन नीलू के मन से उस लड़की का चेहरा नहीं उतर रहा था। दूसरे दिन डाकिया चिट्ठी लेकर आया और गेट पर लगी बेल बजाई। जब वो घर से बाहर निकलकर डाक लेकर वापस आ रही थी तब भी उसको सिसकियों की आवाज सुनाई दी। ये क्या मनुष्यत फैला रही है? एक तो गौतम भी यहाँ नहीं है और ऊपर से रोज रोज ये मेरे घर के सामने बैठकर सिसकती रहती है। आखिर ये लड़की है कौन? यही सोचकर वो फिर उसके पास गई, लेकिन जैसे ही नीलू वहाँ पहुँची वो लड़की तुरंत वहाँ से गेट खोलकर चली गई। जब तक वो उसके पीछे गई तब तक वो पहाड़ियों में जाकर कहीं गुम हो गई। कुछ पता नहीं चला कहाँ गई। नीलू बहुत परेशान हो गई। किसी तरह वो रात भी करवटें बदलते ही बीती। सुबह उठकर उसने तुरंत मिसेस गुलाटी को फोन लगाया। मिसेस गुलाटी, मुझे आपसे कोई बात करनी है, मैं आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ, साथ में नाश्ता करेंगे। उनके पास जाने के लिए नीनू ने दरवाजा खोला तो दबी हुई सिसकियों की आवाज सुनकर वो चौंक गई। कल रात तो उसने गेट में ताला भी लगा दिया था। नीलू उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन वो लड़की फिर आंखों से ओझल होकर कहीं चली गई। कुछ पता नहीं चला। नीलू को शिमला आए काफी समय बीत गया था, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो वापस घर ही आ गई। उसने मिसेस गुलाटी को फोन लगाया। सॉरी, अभी नहीं आ रही हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं, जब फ्री हो आ जाना। 3-4 दिन तक उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उस रात जब वो सोई तब उसे बहुत डर लग रहा था। रात के करीब 10 बजे होंगे। पहाड़ों में वैसे भी लोग जल्दी सो जाते हैं। साए साए हवा चलने की आवाज कानों में सीटियों सी बजती सुनाई पड़ रही थी। ठंड काफी बढ़ गई थी। उसे महसूस हुआ कि बर्फ पड़ रही है, पर उसकी हिम्मत न थी कि वो खिड़कियों से झांक कर देखे कि वाकई बर्फ पड़ रही है या नहीं। तभी अचानक रात को 11 बजे के समय दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। शायद हवा की वजह से दरवाजा खटक रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अगर किसी को आना ही होगा तो वो डोर बेल बजा कर आएगा, दरवाजा क्यों खटखटाएगा? वो पहले से ही थोड़ा डरी हुई थी, इसलिए उसने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे पर तीसरी बार भी जब आहट हुई तो वो बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी रही। तुम जो भी हो, इस समय मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, सुबह आना।
फिर उसने अपना मुंह रजाई में ढक लिया। रजाई के अंदर भी उसको पसीने छूट रहे थे। उसने अपना मोबाइल लिया और अपने पति गौतम को फोन किया। इतनी रात को पहाड़ में सब लोग जल्दी सो जाते हैं। 11:30 बजे रात को नीलू का फोन। उसका फोन देखते ही वो घबरा गया। पता नहीं कौन बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। देखो नीलू, दरवाजा मत खोलना, सोने की कोशिश करो। कल तक मैं आ ही जाऊंगा। मैं भी फोन रखता हूँ, तुम डरो मत, चुपचाप शांति से सो जाओ। तभी किसी ने दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया और नीलू डर के मारे बिस्तर से नीचे कूद गई। रात भर जमीन पर ही बेसुध पड़ी रही। सुबह जब उसको होश आया, सुबह के 11 बज रहे थे। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। तो तभी घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की तरफ गई। सामने गौतम को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। गौतम, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। उसने गौतम को पिछले दिनों होने वाली सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। थोड़ी देर में वे दोनों जब मिसेस गुलाटी के घर आए तो उनको पूरी बात बताई। तब मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप अक्सर अकेली रहती हैं, बेकार में डर जाएंगी। अच्छा हुआ कि आपने दरवाजा नहीं खोला, वरना आप भी किसी बर्फ के नीचे दबी हुई मिलती। मतलब? तब उन्होंने जो कुछ बताया वो काफी डरावना था। सुना है कि बहुत साल पहले इस पहाड़ी में एक बार बर्फीली हवाओं का तूफान आया था और भयंकर बर्फबारी हुई। उसमें एक परिवार के सभी सदस्य घर गिरने से दबकर मर गए। सिर्फ एक लड़की ही बची थी, उसकी शादी होने वाली थी। वो सारी रात अपने आप को बचाने के लिए सबका दरवाजा खटखटाती रही। लोग खिड़की से देखते रहे पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह होने पर लोगों ने देखा कि वो लड़की भी बर्फ के नीचे दबकर मर गई थी। तब से जब भी बर्फ पड़ती है वो उन सब का दरवाजा खटखटाती है जिसकी नई नई शादी हुई होती है और कोई घर में अकेला होता है। अगर किसी ने गलती से दरवाजा खोल दिया तो सुबह तक वो भी बर्फ के नीचे दबकर मरा हुआ पाया जाता है। और उसकी सिसकियां, जिस घर में वो ताक लगाए बैठी होती है वहीं जाकर वो रोती है और उसकी सिसकियां भी सुनाई पड़ती हैं। नीलू तो डर के मारे कांपने लगी। घर आकर उन्होंने तुरंत घर शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया और 1 हफ्ते में ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन 10 साल बाद भी उस बर्फीली रात की रूह को याद करते ही उसके बदन में ठंडी लहर दौड़ जाती है। अर्पित और हिमांशी के स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। वे लोग इस कंफ्यूजन में थे कि इस बार छुट्टियां मनाने किस रिश्तेदार के घर जाएं। नाना नानी और दादा दादी के पास तो हम बहुत बार जा चुके हैं, इस बार किसी और रिश्तेदार के घर चलते हैं। मौसा मौसी के घर हम शादी में गए थे, अब सिर्फ बुआ और फूफा का घर बचा है जहाँ हम बचपन के बाद कभी नहीं गए। मम्मी किशन चाचा से कहकर हमें बुआ फूफा के घर भिजवा दो ना। नहीं, तुम लोग उस गांव में मत जाओ। बहुत साल पहले मैं वहाँ गई थी तो वहाँ एक चुड़ैल का साया था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब समय बदल गया है। मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ कोई और चुड़ैल आती होगी। अर्पित और हिमांशी अपनी माँ से बुआ फूफा के गांव जाने की जिद करने लगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें पीपल वाले पीर बाबा का ताबीज बांध देती हूँ। अगले दिन हिमांशी और अर्पित की माँ बाबा से 2 ताबीज ले आई और उसने वो ताबीज अर्पित और हिमांशी के गले में बांध दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इन ताबीजों को अपने गले से मत निकालना, ये हर तरह से भूत प्रेत से रक्षा करने में सक्षम है। किशन चाचा अर्पित और हिमांशी को रश्मि बुआ के घर छोड़कर वापस गाँव लौट आए। बुआ, आपके गाँव में बहुत गर्मी है, हम तो पिघले जा रहे हैं। हमने फ्रिज खरीद लिया है, मैं अभी तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। शाम को हिमांशी ने शरबत बनाया और बुआ से आइस क्यूब मांगे। आइस क्यूब तो पूरे गांव में नहीं मिलेंगे क्योंकि इस गांव में कोई भी बर्फ नहीं जमाता। ऐसा क्यों है बुआ? जब गांव में लाइट है, लोगों के पास फ्रिज है, तो कोई बर्फ क्यों नहीं जमाता? हमारा गांव श्रापित है, जो भी अपने घर में बर्फ जमाता है उसके घर एक चुड़ैल आती है। चुड़ैल पहले बर्फ खाती है, फिर घर के लोगों को छूकर उन्हें बर्फ बनाकर चली जाती है। बुआ, वो चुड़ैल कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है और उसकी हिस्ट्री क्या है? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। वो बस गांव के उस घर में अचानक आती है जिस घर में कोई बर्फ जमाता है। अर्पित और हिमांशी को अपनी बुआ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब बुआ सब्जी लेने बाहर चली गई तो अर्पित हिमांशी से बोला, हिमांशी, क्या तुम्हें लगता है कि बर्फ जमाने पर असलियत में कोई चुड़ैल आती होगी? वो तो बर्फ जमाने के बाद ही पता चलेगा। उस रात बुआ और फूफा जब सो गए तो हिमांशी ने चुपके से एक कटोरे में पानी भरकर फ्रिज में रख दिया।
हिमांशु और अर्पित सोच रहे थे कि वो पूरी रात जागकर चुड़ैल का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें आधी रात को नींद आ गई। कुछ घंटे बाद अर्पित टॉयलेट करने के लिए उठा। कोई चुड़ैल नहीं आई, बुआ ऐसे ही डरा रही थी। सूसू करने के बाद बर्फ खाकर सो जाऊंगा। अर्पित टॉयलेट में गया। जैसे ही उसने टॉयलेट सीट के ऊपर का ढक्कन हटाया, उसकी बोलती बंद हो गई। टॉयलेट सीट के अंदर चुड़ैल का सिर था। अर्पित ने तुरंत टॉयलेट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हिमांशु को उठाने गया। हिमांशु उठो, चुड़ैल घर में आ गई है। चुड़ैल आ गई? कहाँ पर? मैंने टॉयलेट सीट के अंदर चुड़ैल का सिर देखा। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब बुआ और फूफा हमें डांटेंगे। हमें चुड़ैल को घर से बाहर भगाना होगा। अर्पित और हिमांशु दबे पांव टॉयलेट की तरफ गए। उन्होंने देखा कि चुड़ैल टॉयलेट से निकलकर अंदर वाले घर की तरफ जा रही है, जहाँ फ्रिज रखा हुआ है। चुड़ैल ने फ्रिज से बर्फ निकाल कर खा ली। आज बहुत दिनों बाद पेट की आग में कुछ ठंडक पड़ी है। इस बर्फ से मुझे कुछ शक्ति मिलेगी। अब 2-4 लोगों को तो बर्फ बना कर ही जाऊंगी। चुड़ैल बुआ और फूफा के कमरे की तरफ जाने लगी। अब क्या करे? चुड़ैल बुआ फूफा के कमरे की तरफ जा रही है। वो उन्हें हमेशा के लिए बर्फ बना देगी। चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें उसे अपनी तरफ आकर्षित करके घर से बाहर निकालना होगा। हिमांशी मेन गेट के बाहर खड़ी हो गई और उसने चुड़ैल की तरफ एक पत्थर फेंक कर कहा, सुन चपटी नाक वाली चुड़ैल, तेरी शक्ल बंदरिया से मिलती है। क्या तेरी अम्मा बंदरिया तो नहीं थी? लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बंदरिया कह रही है? तुझे अभी बर्फ बनाती हूँ। चुड़ैल हिमांशी के पीछे घर के बाहर गई। अर्पित ने दरवाजे पर एक रस्सी डाल रखी थी। जैसे ही चुड़ैल दरवाजे से गुजरी, अर्पित ने रस्सी खींच दी और चुड़ैल गिर पड़ी। अर्पित और हिमांशी तुरंत घर के अंदर घुस गए और उन्होंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। चुड़ैल का खून खौल गया। वो गुस्से में पड़ोस वाले घर के आंगन में गई और वहाँ सो रहे लड़के और लड़की को बर्फ बनाकर चली गई। अगले दिन जब अर्पित और हिमांशी सोकर उठे तो उन्होंने देखा पड़ोस वाला आदमी रो रहा है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हाँ, अगर हमने कल बर्फ ना जमाई होती तो चुड़ैल नहीं आती और ना ही उस आदमी के बच्चों को बर्फ बनाती। चुड़ैल को बर्फ से शक्ति मिलती है, मतलब वो बर्फ की बनी है। उसकी कमजोरी आग होनी चाहिए। हम उसे मार सकते हैं। कुछ भी करने से पहले हमें बुआ और फूफा को सब कुछ सच सच बताना होगा। अर्पित और हिमांशी ने पिछली रात की सारी चीजें बुआ और फूफा को बता दी। तो तुम दोनों कह रहे हो कि चुड़ैल आग से खत्म की जा सकती है? हाँ बुआ, बर्फ आग से पिघल जाती है। हो सकता है चुड़ैल भी आग से पिघल जाए। उस रात अर्पित और हिमांशी ने फ्रिज में बर्फ जमाने रख दी। रात में चुड़ैल आई और बर्फ निकालकर खाने लगी। कल वो दोनों बच गए, पर आज बर्फ खाकर इस घर के सारे लोगों को बर्फ बनाऊंगी। लेकिन ये मेरे पैर क्यों भीग रहे हैं? चुड़ैल ने नीचे देखा तो पूरे फर्श पर पेट्रोल फैला हुआ था। अर्पित ने माचिस की तीली जलाकर दूर से कमरे में फेंक दी। पूरे कमरे में आग की लपटें उठने लगी और चुड़ैल पिघलकर हमेशा के लिए मर गई। चुड़ैल के पिघलते ही गांव के जितने लोग भी बर्फ बने थे, वे सब वापस इंसान बन गए।